Hello students. In the previous lecture I have told you about the calorimeter. So calorimeter जो है ये दिखता कैसे है, आप जरा इसका फिगर देख सकते हैं। ये रही फिगर, इसका मैंने बनाया है। ठीक है, ये अंदर ये कॉपर का कंटेनर है और ऊपर जो इसका लिड है इसमें से थर्मामीटर को पास करते हैं और एक स्टरर इसके अंदर डाल देते हैं ताकि इसके अंदर जो भी मिक्सिंग हो रही है उसके लिए जो है यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो। इसके लिए क्या क्या हीट की मिक्सिंग यूनिफॉर्म हो, हीट यूनिफॉर्म चारों तरफ फैल जाए, इसके लिए स्टरर यूज किया जाता है कॉपर का, अगर कॉपर का कंटेनर है तो। और थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करेगा अंदर का एक्सपेरिमेंट का। और ये चारों तरफ इंसुलेशन इसलिए किया गया है ताकि जो है ये हीट जो है सिस्टम की बाहर ना जा सके या बाहर से हीट अंदर एंटर ना कर सके। तो ये एक कैलोरीमीटर अपरेटस है जिसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, हीट टेकन इज इक्वल टू हीट गिवन टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो आज का बेटो हमारा टॉपिक है बच्चों चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन स्टेट है। ठीक है, अब इनमें से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। ठीक है, a transition from one of these states to another is called the change of state। उसको change of state बोला जाएगा जब एक से दूसरे में बदल जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, गैस से लिक्विड हो जाए या लिक्विड से सॉलिड हो जाए, कोई भी दो में से एक में चेंज हो रहा हो तो उसको चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो अब हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं भाई। एक्टिविटी क्या करते हैं कि एक आइस ले लेते हैं बीकर में, और बीकर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस लिया और उसको गर्म करना चालू करेंगे और टेम्परेचर हर एक मिनट पे चेक करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि जब तक आइस पूरा पिघल नहीं जाता है, पूरा मेल्ट नहीं हो जाता है, तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही रहता है। अगर ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड टाइम, वी फाइंड दैट कि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, बाद में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, मतलब नीचे से हीट करना चालू रखते हैं उस वाटर को, तो क्या है कि उसका चेंज टेम्परेचर होने लगता है। किस तरीके से, ये ग्राफ में बताया। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है और यहाँ पे जो है टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ है, मतलब इस जगह पे पूरा लिक्विड बन गया है आइस। और उसके बाद में अब लिक्विड बनने के बाद लिक्विड का टेम्परेचर राइज हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये कांस्टेंट हो गया। बराबर है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आने के बाद बॉयल करेगा, बॉयल के बाद वेपराइजेशन होगा। बॉयलिंग होने के बीच में, बॉयलिंग और वेपर के बीच में, लिक्विड एंड वेपर के बीच में जो फेज है, लिक्विड वेपर फेज, वहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट हो गया है। अगेन यू सी, तो जब चेंज ऑफ फेज होता है, यहाँ पे लिक्विड से गैस में बदल रहा है तो भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है तो भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज द मेल्टिंग, एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड द फ्यूजन। तो एक हो गया मेल्टिंग और एक या फ्यूजन, दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही है। ठीक है, जहाँ पे चेंज होगा। तो हम ये डिफाइन करेंगे कि द टेम्परेचर at which the solid and liquid states of the substance in thermal equilibrium with each other is called its melting point। जहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बराबर। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, अगर नॉर्मल और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो वहां पे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी लिस्टेड। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं भाई। एक वायर लेते हैं, वायर के दोनों साइड पे एंड वो वेट लगा लेते हैं और उसको एक आइस स्लैब के ऊपर से डाल देते हैं ऐसे। ये देखिए, ये आइस स्लैब है केप्ट एट हाइट, और ये वायर का पीस है। वायर को यू शेप में करके इधर साइड में उधर साइड में वेट लटका के उसको छोड़ देते हैं, तो ये वायर इस आइस में से पास होने लगेगा, ऊपर से नीचे तक कट करते हुए आइस को नीचे की तरफ निकल जाएगा, पूरा आर पार हो जाएगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे जहां जहां ये कट करता हुआ नीचे जा रहा है उसके ऊपर की आइस आपस में जुड़ती जा रही है। तो वी सी दैट a wire is not able to cut the ice into two pieces।
आइस अपने आप जुड़ती जा रही है, उसके ऊपर की आइस अपने आप जुड़ती जा रही है एक वायर पूरा निकल जाने के बाद भी। ठीक है, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेजुलेशन। दिस फिनोमिना ऑफ रीफ्रीजिंग इज कॉल्ड रेजुलेशन। अभी हमने जो आइस को गर्म करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अगर उसको हम वाटर बना देंगे और गर्म कर देंगे, वाटर हो गया, उसको फर्दर हीटिंग चालू करेंगे तो टेम्परेचर जो है बढ़ने लगेगा, जैसा हमने ग्राफ में देखा। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर वो कांस्टेंट हो जाए। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट हुआ और उसके बाद भी हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ नहीं रहा है, और इस स्टेट को बोलते हैं वेपराइजेशन, क्योंकि वेपर स्टेट में स्टीम में बदल गया वाटर। लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में बदल गई, मतलब किस में बदल गया? वाटर स्टीम में बदल गया। ठीक है, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। तो वेपराइजेशन से पहले आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन किया गया बच्चों? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द वेपर स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, लिक्विड एंड वेपर स्टेट को एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या है कि फेज चेंज जो होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस 3 फेजेस होते हैं। तो जब फेज चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में एक ग्राफ बनाया जाता है, पीटी डायग्राम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पीटी डायग्राम। ठीक है, पीटी डायग्राम में हमारे पास सॉलिड रीजन होता है, वेपर रीजन होता है और लिक्विड रीजन होता है। ठीक है, अब इसमें जो है ये 3 रीजन कैसे बनते हैं? देयर आर सब्लिमेशन कर्व, फ्यूजन कर्व एंड वेपराइजेशन कर्व। तो सब्लिमेशन कर्व क्या है? सब्लिमेशन है क्या? सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाना, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बदल जाने को सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कपूर, ठीक है, पूजा वाला कपूर। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, ये सब्लिमेशन कर्व है। ठीक है, और ये वेपर स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट। तो वेपर और लिक्विड के बीच में ये जो है, ये कर्व कौन सा हो जाएगा? ये वेपराइजेशन कर्व हो जाएगा। दिस इज वेपराइजेशन कर्व। और ये वाला कर्व जो कि लेफ्ट साइड में सॉलिड स्टेट है और लिक्विड स्टेट है, ये गैस स्टेट है। तो सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस पे कौन सा कर्व आएगा? ये वाला जो कर्व दिखाई दे रहा है आपको, सॉलिड और लिक्विड को जो सेपरेट कर रहा है, दैट कर्व इज द फ्यूजन कर्व। ठीक है, तो फ्यूजन कर्व और सब्लिमेशन कर्व और वेपराइजेशन कर्व जहां पे मिलते हैं पॉइंट सी को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। And triple point of the water is 273.16 and it keeps certain importance because कि थर्मामीटर बनाने में उसका रेफरेंस टेम्परेचर केल्विन स्केल पे उसको लिया जा सकता है, या और किसी काम में भी आ सकता है। तो 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल प्रेशर पे तो टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन होता है, दैट इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसी तरह हर एक सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट होता है। तो हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो हमने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में जो है हमने जो है पानी गर्म करना चालू किया, पानी गर्म करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ी देर के बाद में क्या होगा? बॉयल करने लगेगा। बॉयल करने लगेगा तो अभी क्या करो इसको, बॉयल नहीं कर रहा है ये। मान लो कि इसको थोड़ा कम टेम्परेचर तक दिया और उसके बाद में क्या किया कि इंक्रीज कर दिया प्रेशर। ऊपर का जो ढक्कन है हमने बंद कर दिया। जैसे मान लो बॉयल हो गया, ये जो है बॉइलिंग होने लगी, इसमें बॉइलिंग तो समझते हो ना, यहाँ से बबल्स निकलने लगेंगे, ऊपर पानी बॉयल किया होगा अपने घर में, बॉइलिंग स्टार्ट हो गया, तब क्या करेंगे? बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद में हम ये ऊपर वाला ढक्कन जो है इसको बंद कर देंगे पूरी तरह से। बंद करने से क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। मतलब अब अपने को इसको बॉयल करना है, ऊपर से ढक्कन बंद करने के बाद अब इसको बॉयल करने का है तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है प्रेशर में इंक्रीज करने के साथ साथ। ठीक है, अब मान लो कि इसी एक्सपेरिमेंट में क्या करो कि आपने इसको क्या किया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया।
ठीक है। और उसके बाद में ऊपर से ढक्कन बंद करके इसको उल्टा कर दिया और ऊपर से इसको बर्फ डाल दिया इसके ऊपर। जैसे ही बर्फ डालेंगे तो अंदर की जो वेपर है वो कंडेंस हो जाएगी। वेपर कंडेंस होने से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसा समझ लो कि वैक्यूम क्रिएट हो गया, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ प्रेशर कम होने से अपने को दिखेगा कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर बॉयल करने लगता है। आइस डालेंगे ऊपर से तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर बॉयल करने लगा। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट जो है प्रेशर के साथ डिक्रीज करता है। इसके लिए भगोने में दाल बनाते हैं तो पहाड़ी इलाकों पे इसीलिए मुश्किल होता है। वहां पे क्या होता है, पहाड़ों पे क्या है, प्रेशर कम होता है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है पानी, अभी देखा ना हमने। तो इसका मतलब है कम टेम्परेचर पे ही पानी बॉयल हुआ जा रहा है और हमको लग रहा है कि दाल बन रही है, लेकिन दाल बनती नहीं है, वहां खाना बनता नहीं है। इसलिए वहां पे प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन जो होता है द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू द वेपर स्टेट। जैसे कपूर होता है ना, घर के अंदर पूजा करते हैं कपूर, ठीक है, वो सॉलिड होता है, डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हुए बिना। ठीक है। विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस नोन एज द सब्लिमेशन। इसके और एग्जांपल ड्राई आइस है, सॉलिड CO2, आयोडीन भी होता है ड्राई। ठीक है। लेट अस डिस्कस स्टूडेंट्स अबाउट द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हिंदी में बोलते हैं गुप्त। लेटेंट मतलब जो दिख नहीं रहा है, अंदर छुपा हुआ है, ऐसी हीट, लेटेंट हीट। ठीक है। क्या होता है, जब भी चेंज ऑफ स्टेट होती है तो हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हीट एनर्जी तो सप्लाई की जा रही है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे पानी को बॉयल कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया और उसके बाद वेपर में कन्वर्ट होने लगा। यहाँ चेंज ऑफ फेज हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। हीट लगातार सप्लाई हो रही है तो हीट तो लॉस होती नहीं, दैट इज एनर्जी। हीट इज एन एनर्जी। तो इसका मतलब है वो एनर्जी कहाँ जा रही है। ठीक है। लेटेंट हो गई ना वो एनर्जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, amount of heat per unit mass transferred during change of state of the substance is called the latent heat of the substance for the process। कोई भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो आइस से वाटर बन रहा है या वाटर से आइस बन रहा है, या फिर बॉइलिंग वाटर से वेपर बन रहा है या वेपर से जो है वाटर बन रहा है, ये चारों कोई भी प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज द लेटेंट हीट। ठीक है। अगर मान लो m मास का सब्सटेंस है, इफ वी हैव a substance of mass m and that is undergoing a change from one state to another, मान लो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो रही है, then the quantity of heat required in that process is Q is equal to m into L, where L is the latent heat। ठीक है। तो L is equal to Q by m। एल को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, और वो एक सब्सटेंस का करेक्टरिस्टिक होता है, मतलब उसकी खास प्रॉपर्टी होती है। हर एक का लेटेंट हीट अलग अलग होता है सब्सटेंस का, डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। ऐसा यूनिट जूल पर केजी हो गई, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है। और सॉलिड लिक्विड स्टेट चेंज इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो होगा तो हम उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में होगा। लिक्विड गैस स्टेट चेंज को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड गैस में चेंज होगा, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, ठीक है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है। तो ये दो कर्व बनाए गए हैं, देखिए यहाँ पे सॉलिड फेज है। सॉलिड फेज जो है, आइस जो है मान लो वाटर में बदल रहा है, तो सॉलिड फेज है आइस, अब वाटर में बदलता जा रहा है। ठीक है। तो ये लिक्विड फेज है। तो सॉलिड और लिक्विड फेज का इंटरफेस ये बताया है कि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है एंड हीट इज कंटिन्यूसली बीइंग सप्लाइड पर किलोग्राम, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक कि पूरा आइस पिघल नहीं जाएगा तब तक टेम्परेचर थर्मामीटर में बढ़ेगा नहीं।
फेज चेंज के ड्यूरेशन में। तो पर किलोग्राम जो हीट सप्लाई हो रही है वो कितनी है, 80 किलो कैलोरी पर ग्राम या 3.33 × 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी यहाँ पे देखो लिक्विड है और लिक्विड के बाद गैस है ये, तो ये लिक्विड एंड गैस का इंटरफेस पे बता रहा है कि लिक्विड को गर्म किया जा रहा है, वेपर में बदल गया। तो व्हाइल द लिक्विड इज बीइंग चेंज्ड टू वेपर, देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, इट इज स्टिल एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर वाटर इट इज गिवन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, चेंज नहीं होता है। और हीट इज बीइंग कंटिन्यूअसली सप्लाइड पर किलोग्राम ऑफ द मटेरियल। तो पर किलोग्राम हीट सप्लाइड इज 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, और जूल में लिखेंगे तो 22.6 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। Now let us see example 11.4. When 0.15 kilogram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 0.30 kilogram of water at 50 degree centigrade in a container. समझ गए क्वेश्चन? 0.15 किलोग्राम की आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और 0.30 किलोग्राम का वाटर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो अब यहाँ पे जब दोनों को मिक्स करेंगे कंटेनर में, तो ये जो वाटर है हाई टेम्परेचर पे इट विल गिव आउट हीट टू द आइस एंड आइस विल मेल्ट। बराबर है। तो हीट गिविंग कौन है, हीट गिवर जो है वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। हीट टेकर को, हीट टेकर ये है आइस। तो हीट गिवर को मास को m1 मान लिया है, हीट टेकर के मास को m2 मान लिया है। ठीक है, एंड कैलोरीमेट्री का लॉ क्या कहता है, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। तो कहता है कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस मतलब लेटेंट हीट ऑफ आइस निकालने का है। बराबर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन। तो पहली बात तो हीट लॉस्ट बाय वाटर क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। वहां से मैंने बताया था एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। वही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर डेल्टा क्यू इज इक्वल एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर्स। तो वाटर का टेम्परेचर जो है हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना होगा, ये कहता है रिजल्टिंग टेम्परेचर 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है दोनों मिक्स होने के बाद। ये फाइनल टेम्परेचर है। तो इनिशियल टेम्परेचर वाटर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल इज 6.7, तो 50 माइनस 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी में आएगा। Specific heat 4,186, it is given in the question. Mass of the water is given in the question 0.30 kg। बराबर है, एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला लगाया। अब पहला तो बर्फ के केस में ले लेंगे, आइस के केस में पहले तो वो आइस जो है मेल्ट होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा। देयर इज नो टेम्परेचर चेंज। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला तो आप लगा ही नहीं सकते। तो वहां पे क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है लगेगा m इंटू एल। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, Q इज इक्वल टू m इंटू एल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा कोई भी स्टेट चेंज के लिए। तो स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में, तो m इंटू एल फॉर्मूला लगा। m किसका लगेगा, आइस का लगेगा, तो m2 रखा है यहाँ पे 0.15। ठीक है, एंड LF ये निकालना है अपने को, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है, हीट ऑफ फ्यूजन। तो LF को LF छोड़ दिया हमने। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ये वाटर बन गया आइस मेल्ट होने के बाद, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और लास्ट में 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। तो इसके लिए डेल्टा टी क्या होगा, 6.7 फाइनल माइनस 0, 6.7 माइनस 0, दिस इज द डेल्टा टी। तो इतना तो हीट एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी एम एस डेल्टा टी से। तो वो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर बना, वो जो आइस जो थी 0.15 kg की थी, तो ये हो गया m2 एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लगेगा यहाँ क्योंकि वाटर में बदल गया है 6.7 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला लगा दिया तो कितना आया 4206.93 जूल आया। अब हीट गिवन कौन है, वाटर हीट गिवर है, और टेकर कौन है, आइस इज द हीट टेकर। So heat lost is equal to heat gain. Heat lost is 54376.14 as you see here, and heat gained by the ice is 0.15 LF plus
इतना हीट और गेन करेगा, 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक पहुंचे, 4206.93 जूल। इससे आप LF कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ लेट अस सी द सिमिलर क्वेश्चन which give you a better idea. See that question. Calculate the heat required to convert 3 kilogram of ice at minus 12 degrees centigrade kept in a calorimeter to steam at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। -12 डिग्री सेंटीग्रेड को आइस आइस है, सॉलिड स्टेट है, और वेपर स्टेट स्टीम में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने का है। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे वो अपने को देखने का है। सारी हीट्स को ऐड करना पड़ेगा और बाकी डेटा ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। क्या पहले तो -12 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में बदलेगा। ठीक है जी, -12 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में बदलेगा। सॉलिड से सॉलिड ही रह रहा है, अभी लिक्विड नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो MS डेल्टा टी, तो S लगेगा आइस का, तो देखो MS हो गया 2100, और डेल्टा टी क्या हुआ, -12 से 0 डिग्री पहुंचा है, तो 0 माइनस -12। तो MS डेल्टा टी फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया ये। ठीक है, कन्वर्टिंग आइस एट -12 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस है ये पानी बनना चालू होगी। तो आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देयर इज नो टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज हो गया है, तो M×L फॉर्मूला लगेगा, L लगेगा आइस का। ठीक है, M×L फॉर्मूला लगाया, देखिए M है 3 kg, L है आपका 3.35 × 10⁵। ये क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये हो गया। अब ये बन गया क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया है, लेकिन अभी आगे और चलना है अपने को। वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बॉयल कर लेने का है। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ, डेल्टा टी 100 - 0, तो कितना हीट दिया गया, MS डेल्टा टी, S लगेगा वाटर का, तो MS एंड डेल्टा टी बराबर है। चौथा स्टेप क्या होगा, अब जो वाटर एट ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में चेंज होगा। यहाँ स्टेट चेंज हो रही है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम लगेगा यहाँ पे M×L स्टीम। ठीक है, 3 kg into L steam is given the question, 2.256 into 10⁶ जूल पर kg। तो ये जो हो गए 4 स्टेप। तो जो क्वेश्चन इसने पूछा है कि भाई -12 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसमें जो है इतने सब 4 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। तो टोटल हीट टेकन कितना हो गया, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 बराबर है। तो टोटल हीट टेकन कितना हो गया, दो सबको जोड़ दिया चारों स्टेप को, तो 9.1 × 10⁶ जूल हो गया। तो आप देखिए ये हमारा फेज चेंज या स्टेट चेंज के बारे में आपको काफ़ी आइडिया मिल गया है, बराबर है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। जैसे एक पानी का बकेट है, उसके अंदर एक लोहे का गोला 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके डाल दिया गया है, नॉर्मल पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब सवाल ये पूछा गया कि फाइनल मिक्सचर जब जब जो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, वो जो आयरन का गोला है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इट इज गिविंग हीट एंड द वाटर इज टेकिंग हीट। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र जो होता है 3 तरीके से होता है। ठीक है, वन सिस्टम ऑफ टू अदर सिस्टम, या दूसरा वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम,
There are three ways: conduction, convection, and radiation. The three parts. In the three ways, the heat can conduct itself. कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में जैसे सपोज कर लो ये लोहे की रॉड है, तो लोहे की रॉड को एक एंड को अगर हम गर्म करेंगे तो थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, इस एंड ये एंड भी गर्म हो जाएगा और इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हीट इज कंडक्टिंग थ्रू दिस सॉलिड बार। इस टाइप के कंडक्शन को हीट कंडक्शन बोलते हैं। इसका प्रैक्टिकल आपने 8th क्लास में पढ़ा था। जैसे यहाँ पे वैक्स से जो है पिन को चिपका दिया था, वैक्स से यहाँ पे पिन को चिपका दिया था, याद आया कि नहीं आया? वैक्स से जो है मोम होता है ना, मोमबत्ती का, मीलबत्ती का, उससे यहाँ पे पिन्स को चिपका दिया यहाँ पे, और उसके बाद इस एंड को गर्म करना चालू किया। तो थोड़ी देर के बाद ये वाली पिन यहाँ से गिर जाएगी, फिर उसके बाद अगली वाली पिन गिर जाएगी, फिर उसके बाद अगली वाली पिन गिर जाएगी। उससे पता चलता है कि हीट इधर के से इधर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स में। रेडिएशन क्या होता है? जैसे देखो ये लकड़ी जल रही है और दूर से हाथ ताप रहा है और सन से जो है रेडिएशन अर्थ पे पहुंच जाता है। सन की जो है, सन कितनी तेजी से गर्मी पैदा कर देता है अर्थ के ऊपर। ठीक है। तो क्या आ रहा है सन से? रेडिएशन आ रहा है। ठीक है। तो रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम से भी आ जाता है। ठीक। कंडक्शन में देखो यहाँ मीडियम की जरूरत है, कन्वेक्शन में भी मीडियम की जरूरत है। There are three methods and first of all is conduction. कंडक्शन क्या है? जैसे मेटेलिक रॉड का एग्जांपल दिया, तो उसमें जो है एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है। इन कंपैरिजन टू सॉलिड, गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स, पुअर थर्मल कंडक्टर्स ऑफ लिक्विड्स, एंड लिक्विड्स जो है उनकी कंडक्टिविटी भी सॉलिड और गैस के बीच में होती है, मतलब कम ही होती है। तो हीट कंडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली। मान लिया एक मेटेलिक बार ऑफ लेंथ एल लिया, उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसके दोनों एंड को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मेंटेन किया। ठीक है। और ऐसे लगाया कि जो है उनके चारों तरफ से हीट निकल ना पाए। ये देखो रॉड ले लिया, इसका ये एंड मेंटेन किया टीसी टेम्परेचर पे, ये एंड मेंटेन किया टीडी टेम्परेचर पे, और इसके चारों तरफ इसको बराबर से पैकिंग कर दिया ताकि हीट जो है सराउंडिंग में निकल ना जाए इस रॉड से। बराबर है। तो टीसी वाला ज़्यादा गर्म है, मान लो टीडी वाला ठंडा है, तो टीसी से टीडी की तरफ जो है हीट फ्लो करेगा। बराबर। तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम ए स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ द बार डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद द डिस्टेंस फ्रॉम टीसी टू टीडी। ठीक है। टीसी इज ग्रेटर देन टीडी। तो यहाँ पे एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी, और इस स्टेडी स्टेट में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इन दैट स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट में यहाँ का टेम्परेचर मान लो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे 100, और यहाँ पे कहीं 75, यहाँ पे 60, यहाँ पे 50, और यहाँ पे 0। इस तरीके से एक ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा कि टेम्परेचर जो है अलग अलग पार्ट ऑफ द वायर में यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता हुआ, उसका ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। तो ये स्टेडी स्टेट कहलाती है। समझ गए स्टेडी स्टेट क्या है? तो बहुत देर तक ऐसा ही रहेगा। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, ये 100 पे रहेगा, और बीच में अलग अलग पॉइंट्स के टेम्परेचर रहेंगे 90, 80, 70, 60, ऐसा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, और बहुत देर तक ऐसा ही रहेगा। और हीट कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रही है, हीट इज कंटिन्यूअसली बीइंग ट्रांसफर्ड, और उस कंडीशन में ऐसा होगा। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो रेट ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, करंट, हीट जो है करंट की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। हीट फ्लो को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वगैरह सर्किट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, द करंट इज फ्लोइंग इन दैट, द ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर, द करंट विल फ्लो। ओम्स लॉ पढ़ा था, V = IR, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पे वोल्टेज का काम क्या कर रहा है, यहाँ वोल्टेज का काम कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस। TC बहुत ज़्यादा गर्म है और TD ठंडा है, TC इज वेरी वेरी ग्रेटर देन TD। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन TC एंड TD दैट इज वर्किंग एज ए पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अंदर जो है हीट करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो हीट करंट किस पे फ्लो करेगी, इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा वो भी बाद में आएगा क्वांटिटी। थर्मल रेजिस्टेंस होता है रॉड्स का, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या मिला कि जो हीट करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस TC माइनस TD। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करस्पॉन्डिंग। अगर हम जो है बात करें करंट, जैसे हमारे पास में ये रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी लगाया है, तो इसके अंदर जो है करंट फ्लो कर रही है I। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है कि नहीं होता है। सिमिलर तरीके से इसको समझ लेना है कि हीट करंट इज इक्वल टू KA TC माइनस TD, मतलब हीट करंट TC माइनस TD के प्रोपोर्शन में। यहाँ पे TC माइनस TD जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रहा है, जैसे सर्किट में V होता है। ये ओम्स लॉ लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज ओम्स लॉ। और हीट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है, and directly proportional to the area of cross section A, and K is a constant K is known as the thermal conductivity। अगर हम इस इक्वेशन का H इज इक्वल टू के ए टी सी माइनस टी डी अपॉन एल और I इज इक्वल टू बी अपॉन आर का कंपेरिजन करें तो हम H को कैसे लिख सकते हैं, H को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए H को हम लिख सकते हैं टी सी माइनस टी डी अपॉन एल अपॉन के। इस वाली इक्वेशन में के को एल के नीचे ले आया हमें, दिखा कि नहीं दिखा। अब ये इक्वेशन जो है सिमिलर टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो गई कि नहीं हो गई, राइट। अब देखिए यहाँ पे हीट के सर्किट में हीट इज फ्लोइंग थ्रू ए रॉड, उस केस में हीट करंट इज गिवन बाय द टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय द थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है इसको क्या बोलते हैं, RH, रेजिस्टेंस टू हीट, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने क्या, थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने देखा H इज इक्वल टू कितना हुआ, के ए टी सी माइनस टी डी अपॉन एल, ठीक है। K इज नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। K को क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोलते हैं, बराबर। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है और इसकी टेबल बनाई जा सकती है, ठीक है। ये देखो थर्मल कंडक्टिविटी की टेबल बनाई है, अलग अलग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। ऐसा यूनिट ऑफ के क्या हो गया, ये कांस्टेंट है लेकिन इसकी भी यूनिट होती है, देखिए जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, या जूल पर सेकेंड को वाट बोल दो तो हो जाएगा वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो गुड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स तो आप जानते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब मेटल्स हैं। तो दीज आर गुड थर्मल कंडक्टर्स। तो ये भी देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं वो हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। तो वो कौन हुए, मेटल्स, ठीक है। गुड थर्मल इंसुलेटर्स कौन कौन से हुए, जैसे वुड हुआ और ग्लास वूल हुआ, ठीक है, प्लास्टिक हुआ। आपने देखा होगा कि जो है खाना बनाने वाले बर्तन के बॉटम में जो है कॉपर कोटिंग होता है, बॉटम होता है, ठीक है। देयर इज अ कॉपर कोटिंग ऑन द बॉटम। और कॉपर क्या होता है, कॉपर प्रमोट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट फॉर यूनिफॉर्म कुकिंग, ठीक है। कॉपर क्या करता है, कॉपर प्रमोट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट फॉर यूनिफॉर्म कुकिंग। कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर होने की वजह से वो खाने को जो है, जो भी लिक्विड उसमें होता है उसमें चारों तरफ से हीट को बराबर से फैला देता है ताकि वो बराबर से पके, नीचे तलवे में जले नहीं। यूनिफॉर्म कुकिंग ना होने का मतलब नीचे जल गया, तो ऐसा नहीं होता है, हीट को बराबर से ट्रांसफर कर देता है, बराबर है। हाउसेस जो होते हैं घर,
वो कंक्रीट रूफ्स की छत होती है तो बहुत गर्म हो जाते हैं गर्मियों में। इसके लिए उसके ऊपर एक लेयर लगाया जाता है इंसुलेशन का। सीलिंग पे एक फोम का लेयर या कोई ऐसा प्रेफर किया जाता है ताकि जो है गर्मियों में जो है वो एब्सॉर्ब ना करे ज़्यादा, गुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाए और गर्मियों में वो छत गर्म ना हो। तो हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं तो अपने को हीट जो है जल्दी से भगाना पड़ता है और कहीं कहीं पे अपने को हीट को रोकना पड़ता है। बराबर है। जैसे कि हमारा अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है और उस न्यूक्लियर रिएक्टर में एनॉर्मस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा लोकलाइज्ड एक जगह पे। तो हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि वो हीट जल्दी से ट्रांसफर हो जाए दूसरी जगहों पे ताकि दूसरी जगह जाके अपने मटेरियल्स को गर्म करे, नहीं तो उसी जगह वो ब्लास्ट कर देगी। इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है न्यूक्लियर फिशन में। तो कोर ट्रांसिट्स आउट सफिशिएंटली फास्ट, इस तरीके से हम फ्लो में वहाँ से लिक्विड को पास कराते हैं ताकि वो हीट लेके जल्दी से निकल जाए और आगे की चीज़ों को गर्म करे। ठीक है, दस प्रिवेंटिंग द कोर फ्रॉम ओवर हीटिंग। अगर ओवर हीटिंग हो गया तो बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कंडक्शन पार्ट है उसका हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, टिल देन गुड बाय। ओके, Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.